इस फिल्म की शुरुआत सन 2028 से होती है, जहां ओमनीकॉर्प नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया भर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए आर्मी में अपने द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन्स की भर्ती करना चाहती है। ये ड्रोन्स स्कैनर का यूज करके आइडेंटिफाई करते थे कि कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं। इसके बाद टीवी में न्यूज पर नोवाक नाम का टीवी होस्ट बताता है कि वो चाहता है कि ये रोबोट अमेरिकी शहरों में पुलिस की जगह ले ले, लेकिन अमेरिका के लोग मशीनों से डरते थे और यहाँ की सरकार भी ऐसा कानून लागू करने के खिलाफ होती है। नोवाक अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अपने स्वयं एक मिलिट्री लीडर को भी बुलाता है और उससे उसके हर एक ऑपरेशन को कैसे काम करता है उसका डिटेल पूछता है। वो मिडिल ईस्ट में रोबोटिक के काम को लाइव टीवी पर दिखाने के लिए अपने एक रिपोर्टर को भेजता है। वहाँ पर ओमनीकॉर्प का एक सोल्जर रिक मैट्रॉक्स उस रिपोर्टर को एक रेड बैंड पहना देता है और उससे कहता है कि जब तक ये रेड बैंड तुम्हारे पास है तब तक कोई भी रोबोट तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो रिपोर्टर पूरे शहर में घूम घूम कर ये रिकॉर्ड करती है कि रोबोट किसी भी ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जो कि खतरा नहीं होता है, और वो इसे सुरक्षा प्रक्रियाओं की जीत बताती है। हालांकि स्थानीय लोग स्पष्ट रूप से इस तथ्य से खुश नहीं होते हैं कि उनके घर पर रोबोटों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए उनका विरोध करने वाले एक ग्रुप भारी हथियारों के साथ उन रोबोट पर हमला कर देते हैं, जिससे जल्द ही सड़कों पर एक हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जमीन पर रोबोटों द्वारा बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है और उड़ने वाले ड्रोन्स किसी भी अटैकर को देखते ही गोली मार देते हैं। रोबोटों का विरोध करने वालों में से कई लोग अपने बॉडी पर बम को बांधकर छतों से रोबोट के ऊपर कूदने लगते हैं और उन्हें तबाह करने लगते हैं। रोबोट उनमें से कई लोगों को मार देते हैं। तभी एक लड़का अपने हाथ में चाकू लेकर एक रोबोट को मारने के लिए आता है, क्योंकि रोबोट ने उसके पिता को मार दिया था। रोबोट जब उस बच्चे को स्कैन करता है तो उसे उस बच्चे के हाथ में चाकू डिटेक्ट हो जाता है और वो रोबोट उस बच्चे को खतरा मानकर तुरंत गोली मार देता है। न्यूज रिपोर्टर जब ये सब देखती है तो बहुत घबरा जाती है, लेकिन नोवाक ये सब देखने के बाद भी अपना मन नहीं बदलता है और अपने ऑडियंस को बताता है कि रोबोट ने जो भी किया है वो अच्छा किया है। नोवाक बताता है कि ओमनीकॉर्प के बनाए रोबोट ने ही उनके रिपोर्टर की जान बचाई है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट उस रोबोट को अमेरिका में लॉन्च करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक रोबोट कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकता। दूसरी तरफ डेट्रॉइट पुलिस हेडक्वार्टर में एलेक्स मर्फी नाम का एक डिटेक्टिव अपने चीफ करंट डीन से मिलने के लिए जाता है, जहां डीन एलेक्स के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और उससे उस घटना के बारे में जवाब मांगती है जिसके लिए उसके कोवर्कर्स डेनियल और लेक उस पर आरोप लगा रहे थे। एलेक्स उन दोनों को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है और उनके जाने के बाद वो डीन को पूरी कहानी बताने लगता है। एलेक्स बताता है कि पिछली रात को वो और उसका सबसे अच्छा दोस्त जैक लुइस अंडर कवर होकर एक हथियारों के डीलर से गैर कानूनी गन्स खरीदने गए थे, जिसके पास एक ऐसी गन थी जो कि उसके पास नहीं होनी चाहिए थी। एलेक्स बताता है कि उन राइफल के सीरियल नंबर को चेक करके उन्हें पता चला है कि उस राइफल को पुलिस हेडक्वार्टर के एविडेंस रूम से चोरी किया गया है, और जब वह एविडेंस रूम में चेक करने गए तो उन्हें पता चला कि गन्स एंट्री के सारे पेपर्स खाली हैं और उन पर कोई भी साइन नहीं है, जिसका मतलब कि उनके ही डिपार्टमेंट में से कोई उस डीलर से मिला हुआ है। इसके बाद वे दोनों स्टेशन को बिना खबर किए और बिना बैकअप के उस गैंग के बॉस एंटोनी वलोन से सौदा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन उनके बीच सौदा होने से पहले ही कोई वलोन को फोन करके बता देता है कि एलेक्स एक पुलिस वाला है। जिसके बाद वलोन रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाता है और उन दोनों को मारने के लिए अपने लोगों को भेजता है। वलोन के लोग एलेक्स और लुइस के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वे दोनों वलोन के लोगों से बचने के लिए भागने लगते हैं। एलेक्स वहां से बिना किसी समस्या के बाहर निकल जाता है, लेकिन इस दौरान दुर्भाग्य से लुइस को गोली लग जाती है। एलिस की कहानी सुनने के बाद डीन उसे बिना बैकअप के बाहर जाने के लिए डांटती है और उससे कहती है कि वो वलोन के साथ मिले हुए अफसर को ढूंढने का काम खुद ही संभाल लेगी। इसी बीच वाशिंगटन डीसी में ओमनीकॉर्प का सीईओ रेमंड सेलर्स सरकार को यह समझाने की कोशिश करता है कि कैसे रोबोट कॉप्स से बेहतर आइडिया हो सकते हैं, लेकिन सभी सीनेटर उसकी इस आइडिया को फिर से ये कहकर खारिज कर देते हैं कि रोबोटों के अंदर इंसानों जैसे फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते हैं। इसके बाद ओमनीकॉर्प के हेडक्वार्टर में सेलर्स अपने टीम के साथ एक मीटिंग करता है और उनसे अपने रोबोट्स को अमेरिका के लोगों को अपनाने के लिए कैसे मजबूर करे इस पर चर्चा करता है। क्योंकि सीनेटर केवल इस बात से उनके रोबोट को यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि रोबोट्स के अंदर इंसानों की तरह फीलिंग और इमोशंस नहीं थे, इसलिए सेलर्स अब इंसान के बॉडी पार्ट को रोबोट के साथ जोड़ने का फैसला करता है। इसी बीच एक स्पेशल क्लिनिक में डॉक्टर नाटन अपने एक नए पेशेंट को उसके नए हाथों को जोड़ने में मदद करता है। नाटन रोबोटिक प्रोस्थेटिक में माहिर होता है, यानी कि वो किसी भी अपाहिज इंसान को मशीन की मदद से ठीक कर सकता था। नाटन अपने पेशेंट को उसके रोबोटिक हाथ से गिटार बजाना सिखा रहा होता है कि तभी वहां पर सेलर्स आ जाता है और उसे अकेले में बात करता है। सेलर्स नाटन से हाइब्रिड ह्यूमन मशीन डिजाइन करने के लिए कहता है और बताता है कि इससे तुम्हें अपनी रिसर्च के लिए जरूरत से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और साथ ही हम हजारों लोगों की जान बचा पाएंगे। इसके बाद नाटन सेलर के साथ काम करने के लिए मान जाता है और नाटन के टीम के लोग उसे कुछ घायल हुए रिटायर्ड पुलिस वालों के बारे में जानकारी देते हैं जिन्हें वो अपनी रिसर्च के लिए यूज करने वाले थे। नाटन उन सभी को देखने के बाद बताता है कि मैंने इन सभी के बारे में पता किया है और ये लोग मानसिक रूप से बहुत असंतुलित और गुस्से वाले हैं।
नार्टन सभी को बताता है कि उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट के लिए मानसिक तनाव के लिए जज्बाती तौर पर संतुलित इंसान चाहिए और वो उन्हें एक नया इंसान ढूंढने के लिए कहता है जिसके अंदर ये सब मौजूद हो। दूसरी तरफ एलेक्स के कोवर्कर्स डेनियल और लेक बलून से मिलने के लिए जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि यही दोनों ही बलून से मिले हुए हैं और इन्होंने ही एविडेंस रूम से गन्स को चुराया था। वो दोनों बलून को वार्निंग देते हैं कि एलेक्स उनके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें जल्दी ही एलेक्स से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। इसके बाद एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त लुइस से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया होता है, जहाँ उसके गाड़ी के नीचे बलून का एक आदमी बम को लगा देता है। अब शाम को एलेक्स अपने घर पे जाता है और अपनी पत्नी क्लारा और बेटे डेविड के साथ कुछ समय बिताता है। एलेक्स अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है, तभी उसे अपनी गाड़ी का अलार्म सुनाई देता है, जिसे चेक करने के लिए अपने घर के बाहर जाता है। जैसे ही एलेक्स अपनी गाड़ी के करीब पहुंचता है तभी अचानक उसका कार ब्लास्ट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद जैसे ही ओमनी कार को इस बारे में पता चलता है तो वो क्लारा को एक ऑफर देने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो लोग एलेक्स के बॉडी को एक नया मैकेनिकल बॉडी देने की बात करते हैं ताकि उसे जिंदा रखा जा सके। ये सब सुनने के बाद क्लारा थोड़ा झिझकती है। फिर उसे बताया जाता है कि एलेक्स के बॉडी पार्ट 80% तक डैमेज हो चुके हैं और अगर जल्दी कोई फैसला नहीं लिया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब क्लारा के पास उनकी बात को मानने के सिवा कोई भी विकल्प नहीं होता है, इसलिए वो उनकी बात को मान जाती है। नेक्स्ट सीन में 3 महीने बाद एलेक्स और क्लारा को एक हाउस पार्टी में नाचते हुए दिखाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीन धुंधला होने लगता है। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसके बॉडी में ब्रेन को छोड़कर 90% तक मैकेनिकल पार्ट होते हैं। एलेक्स के बॉडी में उसका असली ब्रेन होने की वजह से वो अपनी यादों से धीरे धीरे गुजर रहा होता है। इसके बाद जब एलेक्स को होश में लाया जाता है तो वो अपने नए अवतार को देखकर कंफ्यूज और अपसेट हो जाता है, इसलिए नार्टन उसे उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। और जब एलेक्स पहली बार चलने की कोशिश करता है तो नार्टन उसे गाइड करता है। एलेक्स को अपना नया बॉडी बहुत ही अजीब लगता है, तभी उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से अपाहिज है और उसके बॉडी के सभी पार्ट्स रोबोटिक हैं। ये सब जानकर एलेक्स बहुत घबरा जाता है और नार्टन से अपने सूट को हटाने के लिए कहता है। नार्टन उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, तभी एलेक्स उसका गला पकड़ लेता है और उसे धकेल कर बिल्डिंग के बाहर की तरफ भागने लगता है। एलेक्स को रोकने के लिए जो भी सामने आता है वो उसे धक्का देकर गिरा देता है। उसके पास पहले से भी ज्यादा ताकत आ गई थी और वो पहले से ज्यादा फास्ट हो गया था। एलेक्स बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है, तभी नार्टन लैब से ही उसके बॉडी को शट डाउन कर देता है। अब कुछ देर बाद एलेक्स को फिर से लैब में लाया जाता है, जहां नार्टन एलेक्स के रोबोटिक बॉडी को उससे अलग कर देता है ताकि उसे पता चल सके कि उसके बॉडी में केवल कुछ ही ऑर्गन्स बचे हैं। नार्टन एलेक्स को बताता है कि उसे बचाने का केवल एकमात्र तरीका था। एलेक्स जब ये सब सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है और नार्टन से कहता है कि वो उसे मार दे। नार्टन एलेक्स को बताता है कि उसने ये सब उसकी पत्नी क्लारा से परमिशन लेने के बाद किया है, इसलिए उसे अपने परिवार की खातिर अपनी इस नई जिंदगी को जीना होगा। नार्टन अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एलेक्स को क्लारा के पास कॉल करने देता है और एलेक्स कॉल करने के बाद क्लारा को केवल अपना चेहरा ही दिखाता है। इसके बाद एलेक्स नार्टन का साथ देने के लिए मान जाता है और अगले दिन एलेक्स को रिक मैट्रॉक्स के पास ट्रेनिंग देने के लिए लाया जाता है। रिक फील्ड में ओमनी कार्व की रोबोटिक आर्मी को हैंडल करने वाला इंचार्ज होता है। रिक का मानना था कि इस प्रोजेक्ट में मशीनों की जगह पर इंसानों को शामिल करना केवल समय और संसाधनों की बर्बादी है, क्योंकि मशीन इंसान से बेहतर है। रिक एलेक्स को गन देता है और एक रोबोट के साथ उसे एक सिमुलेशन में भेजकर क्रिमिनल्स को मारकर सिविलियन को बचाने के लिए कहता है। जैसे ही सिमुलेशन स्टार्ट होता है तो रोबोट और एलेक्स दोनों क्रिमिनल्स को ढूंढकर मारने लगते हैं, लेकिन रोबोट की अपेक्षा एलेक्स की स्पीड धीमी होती है। चूंकि रोबोट क्रिमिनल्स को देखते ही गोली मार देता है, लेकिन एलेक्स पहले कुछ सोचता है और बाद में फैसला करता है। इसके बाद शाम को जब एलेक्स अकेला होता है तो वो गैंग लीडर ब्लून के बारे में जानकारी पाने के लिए अपने कंप्यूटर का यूज करता है। अगले दिन सेलर्स जब सिमुलेशन के रिजल्ट को देखता है तो बहुत निराश हो जाता है और गुस्से से नार्टन को एलेक्स के अंदर कुछ चेंजिंग करने के लिए कहता है ताकि वो एक रोबोट की तरह रिएक्ट कर सके। सेलर्स नार्टन से एलेक्स के सूट को पहले से और अधिक आकर्षक और मजबूत बनाने के लिए कहता है। इसके बाद लैब में नार्टन एलेक्स के सर का सर्जरी करता है और उसके ब्रेन में कुछ बदलाव करता है। उस बदलाव से एलेक्स को लगेगा कि वो अपने सूट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसका सूट उसे कंट्रोल करेगा। एलेक्स को अब पूरी तरह से नया रूप दे दिया गया होता है, क्योंकि उसका सूट पूरी तरह से काला और चिकना दिखाई देता है। इसके बाद वो लोग एलेक्स को एक पुराने बिल्डिंग में नए टेस्टिंग के लिए लेकर जाते हैं, जहां उसे रिक और रोबोटों की आर्मी का सामना करने के लिए कहा जाता है। एलेक्स अपने वाइजर की मदद से चारों तरफ स्कैन करके रोबोटों के लोकेशन का पता लगाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के हर एक रोबोट पर गोली चलाने लगता है। जब वो रोबोट एलेक्स के ऊपर गोली चलाते हैं तो वो तुरंत छिप जाता है, जिससे उसे कोई भी गोली नहीं लग पाती है। एलेक्स एक एक करके सभी रोबोट को मार देता है और अंत में रिक के एक्सोस्केलेटन सूट पर भी गोली चला देता है, जिससे रिक नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। एलेक्स ने सभी फैसले कम समय में लिए थे और उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसके सभी फैसले उसके मैकेनिकल बॉडी ने लिया है, इसलिए इस ट्रेनिंग को सफल मान लिया जाता है।
कुछ समय के बाद नाटन एलेक्स को उसके घर पे लेकर जाता है ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके। एलेक्स बहुत घबराया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही क्लारा उसे देखती है तो वो उसे गले से लगा लेती है। एलेक्स का बेटा डेविड उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है, जिससे एलेक्स उसे अपने सूट को छूने के लिए कहता है। फिर डेविड एलेक्स को रात में अपने पास ही रुकने के लिए कहता है। एलेक्स उसे बताता है कि वो चाहकर भी उसके पास नहीं रुक सकता, क्योंकि उसके सूट को सर्विसिंग की जरूरत है, इसलिए उसे वापस लैब में जाना होगा। अपने घर से लौटने के बाद जब एलेक्स बेस पे पहुंचता है तो अपने दोस्त लुइस से मिलता है, जो अब एक दिन से ठीक हो गया था। एलेक्स लुइस से वादा करता है कि जल्द ही वो उन लोगों को पकड़ लेगा जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई है। कुछ दिनों बाद सेलर्स एक बड़े पब्लिक प्रोग्राम में एलेक्स को लोगों से परिचित कराने के लिए तैयार होता है, इसलिए नाटन एलेक्स के दिमाग में डीपीडी का पूरा डेटाबेस अपलोड कर देता है। यानी कि अब वो सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड को अच्छे से एक्सेस कर सकता था, और साथ ही उसके दिमाग में 2011 से लेकर अब तक का सारा वीडियो फुटेज भी अपलोड कर दिया जाता है। एलेक्स उन सभी वीडियो फुटेज को चेक कर रहा होता है कि तभी अचानक उसे अपने एक्सीडेंट वाले दिन का वीडियो फुटेज दिखाई दे देता है, जिसे देखकर उसे दौड़ा पड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर नाटन ओमनी कार की टीम को बताता है कि एलेक्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हालत में नहीं है, लेकिन ओमनी कार के मैनेजर नाटन से कहती है कि किसी भी तरह से उसे एलेक्स को ठीक करके सबके सामने लाना होगा। अब नाटन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को छोड़कर सभी को लैब से बाहर निकाल देता है और एलेक्स की इमोशन और फीलिंग को पूरी तरह से कम कर देता है। ऐसा करने से एलेक्स केवल एक रोबोट की तरह रिएक्ट करने लगता है, और जब उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेकर जाया जाता है तो रास्ते में उसे अपनी पत्नी और बेटे को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एलेक्स स्टेज पे खड़ा होता है तो वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे को स्कैन करने लगता है, और एक पुलिस वाले के बगल में खड़े हुए आदमी की पहचान एक रेपिस्ट के रूप में करता है, जिसे पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी। एलेक्स तुरंत भीड़ में कूद जाता है और बिना किसी को चोट पहुंचाए उस क्रिमिनल को कुछ ही सेकंड में पकड़ लेता है। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग एलेक्स की तारीफ करने लगते हैं। उधर टीवी पर नवाब इस घटना का यूज करके यह साबित करने लगता है कि रोबोट पुलिस से बेहतर है, क्योंकि ये क्रिमिनल पुलिस के बगल में खड़ा था और पुलिस ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ओमनी कार की पूरी टीम यह फैसला करती है कि एलेक्स को उसके परिवार से दूर रखा जाए, ताकि उन्हें एलेक्स के बारे में पता न चल सके कि अब वो केवल एक रोबोट बनकर रह गया है। हालांकि क्लारा बहुत परेशान होती है, और जब नाटन उससे मिलने के लिए आता है तो क्लारा उससे पूछती है कि एलेक्स के साथ आप लोगों ने कुछ छेड़छाड़ किया है, जिससे वो अपने परिवार को पहचान नहीं पा रहा है। फिर नाटन क्लारा को बताता है कि उसे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एलेक्स के ऊपर मेडिसिन का कुछ गलत इफेक्ट हुआ है और बहुत ही जल्द वो ठीक हो जाएगा। अगले दिन एलेक्स पुलिस हेडक्वार्टर में वापस अपनी ड्यूटी पर आता है और पहले ही दिन अपने अंडर में 13 केसेस को हैंडल करने के लिए ले लेता है। एलेक्स एक बाइक लेकर अपने डेटाबेस और सीसीटीवी कैमरों की मदद से डीलरों के ग्रुप के पास पहुंचता है, और उसे देखते ही ग्रुप के अधिकांश लोग भाग जाते हैं। लेकिन एलेक्स उनमें से एक डीलर को पकड़ लेता है और उससे उनके बॉस के लोकेशन के बारे में पूछता है। इसके बाद एलेक्स डीलर के बताए हुए जगह पे जाता है और वहां मौजूद सभी क्रिमिनल्स और उनके बॉस को गोली मार देता है। यह सब देखकर ओमनी कार की टीम बहुत खुश होती है, लेकिन नाटन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि एलेक्स अब एक रोबोट की तरह से काम कर रहा था। दूसरी तरफ सेलर सिद्दीक को एलेक्स के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है, ताकि समय आने पर वो लोग उसे अपने कंट्रोल में कर सकें। अब धीरे धीरे एलेक्स पूरे अमेरिका में फेमस हो जाता है और उनका हीरो बन जाता है, क्योंकि उसने साल से अपराध को बिल्कुल कम कर दिया था। कुछ दिनों के बाद एलेक्स जब एक मिशन पे जा रहा होता है तो अचानक उसके बाइक के सामने क्लारा आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि तुम घर कब आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा डेविड अचानक रात में डरने लगता है और उसे तुम्हारी जरूरत है। एलेक्स उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एलेक्स अपने बेटे की कंडीशन को समझने के लिए उसके सारी वीडियो फुटेज को सीसीटीवी के माध्यम से स्कैन करने लगता है। तो ये वीडियो फुटेज में से डेविड के चेहरे को देखने के बाद एलेक्स को पता चलता है कि वो सच में बहुत ही परेशान है। इसके बाद एलेक्स मिशन पे ना जाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और अपने घर पहुंचकर उसका सिस्टम कार ब्लास्ट वाले दिन का सिमुलेशन तैयार करके उसे इंस्ट्रक्ट करने लगता है। एलेक्स आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से जब अपने क्राइम सीन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे डेविड ने उसी एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसे इतना बड़ा सदमा लगा था। दूसरी तरफ लैब में नाटन उसके ब्रेन को मॉनिटर कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि एलेक्स का इंसानी हिस्सा धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। इधर एलेक्स अपने साथ हुए हादसे का बदला लेने के लिए तुरंत वलोन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और अपनी पुरानी मेमोरी को एक्सेस करके उसी डीलर के पास जाता है जिससे वो और उसका फ्रेंड गन खरीदने के लिए गए थे। एलेक्स उसे पकड़कर उसका हाथ तोड़ देता है और वलोन के बारे में पूछता है। डीलर उसे बताता है कि उसे वलोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो हमेशा उसके ड्राइवर से ही कांटेक्ट करता था। इसके बाद एलेक्स डीलर से वलोन के ड्राइवर का मोबाइल नंबर लेता है और ट्रैक करके उसके लोकेशन पर जाने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स के पहुंचने से पहले ही वलोन को कोई खबर कर देता है कि एलेक्स उसको मारने के लिए उसकी तरफ जा रहा है। इसके बाद वलोन एलेक्स को मारने के लिए अपने आदमियों को गन और बम के साथ तैयार करता है और बिल्डिंग की लाइट्स को ऑफ कर देता है।
लेकिन एलेक्स वहां पहुंचते ही अपने इंफ्रारेड विजन की मदद से वहां पर मौजूद सभी लोगों को ट्रैक करके मारने लगता है। इस गोलाबारी में एलेक्स भी बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन एक एक करके सभी लोगों को मारने के बाद अंत में वो बुलोन को भी मार देता है। इसके बाद एलेक्स जब वहां पर बरामद गन को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि ये वही गन है जिसको एविडेंस रूम से चुराया गया था, और उस गन पर उसे लिक और डेनियल के फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं। इसके बाद एलेक्स सीधे पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है और उन दोनों के सीसीटीवी फुटेज और कार रिकॉर्ड को एक्सेस करके सबूत के साथ सबके सामने उनका पर्दाफाश करता है। ये सब सुनने के बाद डेनियल एलेक्स को शूट करने वाला होता है, लेकिन इसके शूट करने से पहले ही एलेक्स उसे गोली मार देता है। लेक जब ये सब देखता है तो बहुत डर जाता है और वो बताता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। लेक बताता है कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड उनकी बॉस डीन है। एलेक्स को जब ये सब पता चलता है कि उसकी हत्या के पीछे डीन का हाथ है तो उसे मारने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, और जैसे ही एलेक्स उसे मारने वाला होता है कि तभी रिक एलेक्स के सिस्टम को शट डाउन कर देता है। इसके बाद नोवाक अपने शो में इस घटना के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि पुलिस पैसों के लिए बिक सकती है लेकिन एक रोबोट नहीं। फिर ओमनीकॉर्प मीडिया के जरिए झूठी खबर फैलाना शुरू कर देती है कि एलेक्स की हालत बहुत खराब है और डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन गवर्नमेंट लोकल पुलिस में रोबोट की भर्ती करने के लिए वोटिंग करना शुरू करती है। तभी क्लारा अचानक न्यूज के माध्यम से बताती है कि उसे अपने पति से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ओमनीकॉर्प में कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। सेलर्स जब क्लारा को न्यूज पर यह सब कहते हुए सुनता है तो बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एलेक्स की मानवता को वापस ले आएगी और वो लोग उस पर अपना कंट्रोल खो देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। सेलर्स अपनी टीम को बताता है कि अगर उन्होंने एलेक्स को रिटायर कर दिया तो लोगों को लगेगा कि उनका एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं था, इसलिए इसके बजाय वो लोग एलेक्स को मारने के लिए कहते हैं ताकि उसके मरने के बाद वो लोगों के लिए एक हीरो बन जाए। इसके बाद सेलर्स नाटन से मिलता है और उसे एलेक्स को मारने के लिए कहता है। नाटन जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद सेलर्स नाटन को उसकी लैब के लिए 10 साल तक पैसे देने का लालच देता है, जिसे सुनकर नाटन उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो ऐसा तभी करेगा जब एलेक्स के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद सेलर्स रिक को अपने रोबोट को तैयार करके एलेक्स को मारने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रोबोटों की अमेरिका में लॉन्च होने की वोटिंग पूरी हो जाती है और रोबोटों को अमेरिका में लॉन्च करने की परमिशन भी मिल जाती है। इसके बाद सेलर्स क्लारा और डेविड से मिलता है और उन्हें बताता है कि एलेक्स मर चुका है। उधर लैब में नाटन को पता चलता है कि एलेक्स को मारने के लिए सेलर्स के गार्ड आ चुके हैं, इसलिए वो गार्ड से बचते हुए एलेक्स के पास जाता है और एक बटन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सेलर्स को लगता है कि एलेक्स अब मर चुका है। हालांकि एलेक्स फिर से जाग जाता है और नाटन उसके बॉडी से ट्रांसमीटर को निकाल देता है ताकि कोई भी उसे कंट्रोल ना कर सके। वहाँ पर जैसे ही 2 गार्ड्स एलेक्स और नाटन को मारने के लिए आते हैं तो एलेक्स उन दोनों को गोली मार देता है। इसके बाद नाटन उसे सेलर्स के पूरे प्लान के बारे में बताता है, जिससे सुनकर एलेक्स सेलर्स को मारने के लिए जाने लगता है। नाटन एलेक्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और अपनी बाइक लेकर लैब से बाहर निकल जाता है। एलेक्स जब सड़क पर अपनी बाइक लेकर जा रहा होता है तभी रिक उसे देख लेता है और सेलर्स को सावधान रहने के लिए कहता है। उधर सेलर्स टीवी पर एलेक्स की मौत की सूचना देने की तैयारी कर रहा होता है, और जब उसे पता चलता है कि एलेक्स अभी जिंदा है तो अपने गार्ड्स और एलेक्स के फैमिली के साथ बिल्डिंग की छत पे जाने लगता है और वहां से निकलने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के आने का वेट करता है। इसी बीच नाटन एलेक्स के दोस्त लुइस के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। दूसरी तरफ एलेक्स ओमनीकॉर्प के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है, जहां रिक के रोबोट्स और गार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलेक्स उनमें से एक गार्ड को मार देता है ताकि बाकी के गार्ड सरेंडर कर दें। इसके बाद एलेक्स अपनी बाइक को लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वहां मौजूद रोबोट के साथ गोलाबारी करने लगता है। वो रोबोट बहुत ही बड़े और शक्तिशाली होते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स को उनसे लड़ने में परेशानी होती है और इस लड़ाई में एलेक्स बुरी तरह से घायल भी हो जाता है। इसके बाद एलेक्स एक रोबोट को रोकने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो रोबोट एलेक्स को अपने बॉडी से हटाने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और एलेक्स का एक हाथ उस रोबोट के नीचे फंस जाता है। तभी एलेक्स देखता है कि दूसरे रोबोट्स उसे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो रोबोट के नीचे से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ को गोली मारकर तोड़ लेता है। क्योंकि एलेक्स बहुत जख्मी होता है इसलिए वो बहुत धीमा हो जाता है और पीछे से रोबोट उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। ठीक उसी समय एक पुलिस ट्रक बिल्डिंग के अंदर आता है और एक रोबोट को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। उस ट्रक से एलेक्स का दोस्त बाहर निकलता है और उन रोबोट के सामने आ जाता है, जिसे देखकर रोबोट्स फायरिंग करना बंद कर देते हैं क्योंकि रोबोट के सिस्टम में पुलिस को सेव किया गया होता है। लुइस उन रोबोट्स को रोके हुए रहता है, जिससे एलेक्स को वहां से भागने का टाइम मिल जाता है। एलेक्स बिल्डिंग के अंदर रिक को ढूंढता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स का सिस्टम रिक को शूट करने की परमिशन नहीं देता है क्योंकि रिक ने एक रेड बैंड पहना होता है और जिस भी आदमी के पास वो रेड बैंड होता है रोबोट उसे नहीं मार सकते थे। इसके बाद रिक एलेक्स को चेतावनी देने के लिए कई गोलियां मारता है और जब वो एलेक्स को जान से मारने के लिए गोली चलाने वाला होता है कि तभी वहां पर एलेक्स का दोस्त लुइस आ जाता है और वो रिक को मार देता है।
लेकिन मरने से पहले रिक लुइस को भी गोली मार देता है, जिससे लुइस घायल हो जाता है। एलेक्स लुइस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके बाद एलेक्स बिल्डिंग की छत पे जाने लगता है, तभी उसे हेलीकॉप्टर का पायलट देख लेता है और सेलर्स को छत पे ही छोड़कर वापस चला जाता है। एलेक्स जब वहां पर पहुंचता है तो वो सेलर्स से खुद को उसके हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन सेलर्स एलेक्स के फैमिली के ऊपर गन तान देता है और उन्हें मारने की धमकी देने लगता है। एलेक्स अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेलर्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिस्टम उसे गोली चलाने की परमिशन नहीं देता है। जिसके बाद एलेक्स अपने सिस्टम को ओवरराइड करके सेलर्स को शूट कर देता है और गोली लगते ही सेलर्स भी एलेक्स को शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से एलेक्स नीचे गिर जाता है और उसकी फैमिली उसको देखने के लिए उसके पास आती है, जिन्हें एलेक्स बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद एलेक्स को लैब में दिखाया जाता है, जहां नाटन उसे प्रोटोटाइप बॉडी देकर बताता है कि अब से उसे अपने फैमिली के साथ समय बिताने की पूरी तरह से छूट है। इसके बाद टीवी पर दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट अब पूरी तरह से श्योर हो गई है कि रोबोटों को शहर में नहीं लॉन्च किया जाएगा, इसलिए रोबोट को लॉन्च करने के कानून को सरकार ने रद्द कर दिया है। खासकर जब नाटन बताता है और एक्सेप्ट करता है कि उसने जो भी कुछ किया है वो गलत था। इसके बाद टीवी होस्ट नवाब गुस्से में कैमरे के सामने चिल्लाता है और कहता है कि वैसे अभी भी दुनिया का सबसे महान देश है, और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।